फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से एमसीक्यूज करेंगे। देखिए, नॉर्मल सिंपल से एमसीक्यूज नहीं है, वो तो हमने ऑलरेडी स्टडी मटेरियल से कर लिए थे। अब थोड़े ऐसे एमसीक्यूज करते हैं जैसे एक केस बेस्ड होते हैं और जिनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई हो, जिससे आपके कंसेप्ट की और बिल्डिंग हो। आइए शुरू करते हैं एमसीक्यूज को करना। तो पहला एमसीक्यू है, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है वो उनके लिए इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग या नॉन कैश क्या आइटम होगी। देखिए, हमने डिस्कस करा हुआ है जितने भी फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, जिनका काम ही क्या होता है, लोगों से पैसा लेना और उस पैसे को लगाना। लगाएंगे कहां पर, या तो दूसरे लोगों को लोन देंगे या कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे। अब कोई जबरदस्ती तो किसी को लोन देंगे नहीं, बच गया पैसा वो इन्वेस्ट कर देंगे। तो इसका मतलब इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये तीनों एक्टिविटी क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती है किसी भी फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए। एक बच गया, कौन सा, डिविडेंड पेड। हाँ, डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी होती है, वो इनके लिए भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, तो इसके लिए कौन सी एक्टिविटी हो गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आया आपको। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, पर्टिकुलर्स दे रखे हैं एक्टिविटी, रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड और कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। वैसे अगर नहीं बता रखा हो फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल, तो आप नॉर्मल कंपनी मानोगे, मतलब नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। ये एक्टिविटी इस तरीके के एमसीक्यू आ सकते हैं जैसे आपको चार ऑप्शन में चार अलग अलग मैच कर दे दे कि जैसे फर्स्ट वाले का सामने ऑपरेटिंग लिख दे, उसके आगे नेक्स्ट वाले के आगे फाइनेंसिंग, अगले में फिर कुछ चेंज करके लिख दे। तो ऐसे चार ऑप्शंस करके आ सकते हैं। तो अगर ये आता है रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, सामने एक्टिविटी क्या क्या है, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, नॉन कैश और इन्वेस्टिंग। आप बताइए, रेंट पे करना, रेंट पे करना कौन सी एक्टिविटी है, रेंट हम क्यों पे कर रहे हैं, वहां पर अपना ऑफिस चला रहे होंगे हम, उसलिए रेंट पे हो रहा है। तो रेंट पे करना एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा। समझ में आई बात। रेंट रिसीव्ड, रेंट क्यों रिसीव कर रहे हो, क्योंकि आपने किसी बिल्डिंग में कहीं पर किसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करा और उसको किराए पर चढ़ा दिया, तो रेंट रिसीव्ड एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। ये सब आपको मालूम ही होगा ऑलरेडी। इंटरेस्ट पे करना, आपने कोई लोन ले रखा है, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो। लोन लेना कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग, तो इंटरेस्ट पे करना भी कौन सी होगी, फाइनेंसिंग। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में पैसे जमा कराना, एक कैश इन कैश इक्विवेलेंट कम हो रहा है, दूसरा कैश इन कैश इक्विवेलेंट बढ़ रहा है, तो ये तो नो कैश मतलब नो फ्लो हो गया, ठीक है, इसमें कोई फ्लो नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, नॉन कैश। समझ में आई बात। पेमेंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स ऑन सेल ऑफ असेट इज, कौन सा टैक्स की पेमेंट हो रही है, सेल ऑफ असेट, असेट बेचा है उससे रिलेटेड टैक्स है। देखिए, नॉर्मली अगर कोई पूछे टैक्स पेड क्या है, कौन सी एक्टिविटी है, तो ऑपरेटिंग है। टैक्स पेड इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन ये कौन सा टैक्स हुआ, जो असेट बेचने पर लग रहा है। तो असेट बेचने पर जो टैक्स लगेगा, असेट बेचना कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उस पर टैक्स जो लग रहा है वो भी कौन सी होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ में आया। ऐसे पहले ना एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता था, ठीक है, पहले लगता था जब कंपनी डिविडेंड बांटती है तो उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी। अब तो वो डिविडेंड जिसको मिल रहा है उसी की इनकम में ऐड हो जाता है, वो देता है टैक्स। लेकिन पहले डीडीटी टैक्स लगता था। ये टैक्स कौन सा हो गया फिर, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। समझ में आ गया। तो कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है ये भी देखना होता है, कहां पर आएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगा। आया समझ में। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर एज पर डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज। ये कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर चार्ज करा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहे हो। कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो, डायरेक्ट मेथड। तो बताइए डेप्रिसिएशन का क्या करते हैं, क्या ऑप्शन हैं। कहता है ऐड करते हैं, दूसरा कहता है डिडक्ट करते हैं, तीसरा कहता है फर्स्टली एडिड, पहले ऐड करके बाद में डिडक्ट करते हैं, या कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। अब देखिए, गलती से हो सकता है आप डेप्रिसिएशन कहो कि ये तो ऐड सेकंड स्टेप में ऐड नॉन कैश आइटम्स सच एज डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, तो ऐड कर दोगे गलती से। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड लिखा है, डायरेक्ट मेथड में तो नो ट्रीटमेंट होता है, वो तो इनडायरेक्ट मेथड में करते हैं हम डेप्रिसिएशन ऐड। समझ में आई बात। फिफ्थ क्वेश्चन, डॉम्स इंडिया इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टेशनरी आइटम्स, केस बेस्ड क्वेश्चन है ये,
हैविंग मेन प्लांट इन गुजरात, उनका मेन प्लांट कहाँ पर है? गुजरात में। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 फॉलोइंग आर सम ऑफ देयर ट्रांजेक्शंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट। P&L और बैलेंस शीट में ये कुछ उनकी ट्रांजेक्शन हमारे को दे रखी हैं। ये सारा जो है ये रुपीज इन करोड़ है, जितना भी आपको नीचे दे रखा है ये क्या है? रुपीज इन करोड़। कहता है एज पर द स्टेटमेंट ऑफ P&L सेल की गुड्स हुई 50 करोड़ की, रेंट रिसीव्ड ₹5। अब मैं ₹5 बोल दूं ना, बार बार करोड़ नहीं बोलूंगा। कमीशन अर्न ₹6, सैलरीज इंकर हुई 12 रुपए की, इंटरेस्ट एक्सपेंस 3 रुपए, अदर एक्सपेंसेस 18 इंक्लूडिंग परचेजेस। समझ में आया? ये सब कहां से उठाया उन्होंने? P&L से उठा रखा है। एज पर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट से निकाल के लाए 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2023। डेटर, अक्रूड रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इंटरेस्ट पेड इन एडवांस। एक बार जस्ट रीड कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन को, है ना। ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹0.20 was sold at a loss of 0.01. Full stop. A loan of ₹4 was taken to finance a machine of ₹5. The remaining amount for machine was arranged through internal sources. ये कहता है एक लोन लिया था 4 रुपए का, ठीक है। किस चीज के लिए लोन लिया था? एक मशीन खरीदनी थी 5 की, उसके लिए लिया था, ठीक है। और रिमेनिंग अमाउंट कहां से अरेंज करा? वो इंटरनल सोर्सेज से, उनके पास रिजर्व्स वगैरह रखे थे, उसी से ही उन्होंने पैसा अरेंज कर लिया, बचे हुए 1 करोड़ रुपए। अब ये 2-3 क्वेश्चन हमारे को दे रखे हैं। कहता है कैश फ्लो ऑपरेटिंग का बताओ, इन्वेस्टिंग का बताओ, फाइनेंसिंग का बताओ। इस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, एक बार रफली, अब कोई फॉर्मेट बनाने की तो जरूरत है नहीं, MCQ है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, एक काम करेंगे, जो जो दिखती जाएगी वो इसमें लिखते जाएंगे। सबसे पहले बात अब देखते हैं शुरुआत से क्या दे रखा था। आपको कहते हैं सेल ऑफ गुड्स करी 50 रुपए की, सेल ऑफ गुड्स 50 है। अच्छा, यहां पर ऑपरेटिंग निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें, इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करें? आपको सेल गिवन है, रेंट अर्न, कमीशन, ये सब चीजें गिवन है। आपको नेट प्रॉफिट तो दे नहीं रखा कि आपको प्रॉफिट से उल्टा चलकर डेप्रिसिएशन वगैरह ऐड करके आप पहुंच पाओ, तो डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा मजबूरन। गुड्स की सेल 50 की हुई, क्या ये पूरे 50 कैश में है या क्रेडिट में है या दोनों में है? क्वेश्चन इज साइलेंट। लेकिन क्वेश्चन ने नीचे आपको डेटर्स दिए, डेटर्स दिए तो हिंट मिल गया, ये क्रेडिट सेल है। साल के शुरू में डेटर थे 10 के, साल के एंड में कितने के? 6 के। आपको मैंने कई बार बोला है असेट अकाउंट, ठीक है। असेट अकाउंट जब हम बनाते हैं, असेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो साल के शुरू में था 10, साल के एंड में है 6, ठीक है। आपने क्रेडिट में और सेल करी 50 की, सेल करोगे तो डेटर डेबिट 2 सेल्स, ठीक है। तो इसका मतलब 60 माइनस 6, तो 54 रुपीज आपको रिसीव हुए ड्यूरिंग द ईयर। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना है? 54, तो ये प्लस में आ जाएगा 54। समझ में आई ना बात? मैं ये नहीं कह रहा आपको ये टी शेप बनाने की जरूरत है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। अदरवाइज आप सीधा 10 + 50 - 6 करिए, आ जाएगा। अब कहते हैं रेंट अर्न करा इन्होंने 5 रुपीज का। रेंट अर्न करना ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब देखिए रेंट अर्न कर रहा है 5, लेकिन नीचे क्या करें हम? इन्वेस्टिंग भी साथ साथ चले या केवल पहले ऑपरेटिंग बता दूं? एक काम करता हूं, केवल ऑपरेटिंग पहले बता देता हूं। तो रेंट को अभी आप इग्नोर कर दीजिए। कमीशन अर्न, कमीशन अर्न करा ₹6। कमीशन अर्न क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? नहीं। तो कमीशन अर्न करना कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग तो हो नहीं सकती। क्या कमीशन से रिलेटेड कोई बैलेंस शीट में दे रखा है चीज? देखिए आप, फिर मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना। कई बार हमने जो क्वेश्चंस करें फुल फ्लेजेड, उसमें बताया है मैंने, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट जो आप करते हो ऑपरेटिंग में, वो वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग वाली होती है। अगर वो ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल नहीं है तो आप उसको नहीं ट्रीट करते, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन हमने करके देखे। एक क्वेश्चन में आया था क्रेडिटर्स फॉर इक्विपमेंट, बट इक्विपमेंट तो फिक्स्ड एसेट है, तो उसके क्रेडिटर्स को वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में नहीं लेते हम, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग, जिसने मेरी क्लासेस पुरानी देखी उन्हें पता है। तो कमीशन अर्न करा और तो कुछ दे नहीं रखा कमीशन से रिलेटेड, तो इसका मतलब पूरा पैसा रिसीव हो गया होगा। तो ये क्या है? 6 रुपीज ऑपरेटिंग में लिख दिया। और कुछ ऑपरेटिंग से रिलेटेड दे रखा है? हाँ, खर्चों पे चलते हैं। सैलरी इंकर करी इन्होंने 12 रुपए की, लेकिन नीचे आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है 3 और 2 रुपए, ठीक है। अब देखिए सैलरी इंकर करी 12 रुपए की,
हम कहाँ से कौन से एक्सट्रैक्ट्स में से ये सैलरी वैलरी आपको मिल रही है? ये मिल रही है हमारे को पी एंड एल की आइटम। ये सब पी एंड एल में दे रखा है, ऊपर देखो लिखा है ना स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। पी एंड एल में तो अक्रूवल बेसिस पर जाता है। इसका मतलब इस साल खर्चा बुक कितना हुआ? 12 रुपए का। ऐसा हो सकता है ये हमने पूरा 12 ना पे कराओ, थोड़ा कम पे कराओ या थोड़ा ज्यादा पे कराओ, ठीक है। बट क्योंकि अक्रूवल बेसिस पूरे साल का 12 रुपए का खर्चा है, 1 रुपए पर मंथ का, इसलिए 12 लिखा है यहां पर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी पेमेंट हो गई, कम भी हो सकती है ज्यादा भी। क्वेश्चन खुद बता रहा है यहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इसका मतलब कम पेमेंट हुई है। साल के शुरू में 2 थी, साल के एंड में 3 है। आउटस्टैंडिंग सैलरी असेट है या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो साल के शुरू में 2 था, साल के एंड में 3 है। जब पी एंड एल में ट्रांसफर करोगे आप सैलरी, पी एंड एल डेबिट टू सैलरी, तो सैलरी क्रेडिट होगा बाय एसपीएल। कितने रुपए थे? 12 रुपए, ठीक है। तो ये 14, इसका मतलब यहां पर कितना आया? आपने पेमेंट कितनी करी? 11 रुपए की। तो 11 रुपए की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस होगा, ठीक है। फिर वही बात, ओपनिंग ऐड करेंगे, क्लोजिंग माइनस करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। अदर एक्सपेंस 18 रुपए है, इंक्लूडिंग परचेजेस। बाकी खर्चे 18 रुपए के हुए, परचेजेस वगैरह मिला के। तो बाकी खर्चे 18 रुपए के हैं, ये माइनस कर दिया हमने। और तो कुछ नहीं दे रखा। ड्यूरिंग द ईयर एक फर्नीचर बेचा है इन्होंने। फर्नीचर बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। लोन लेना, फिर लोन लिया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। वैसे ही डायरेक्ट मेथड है तो इंटरेस्ट एड बैक तो करना नहीं कुछ। तो ऑपरेटिंग आई होप अब हमारा हो चुका है, तो ऑपरेटिंग का आंसर निकाल लेते हैं। ये हो गया 60 - 11 - 18, तो ये निकल के आ रहा है 31, ठीक है। 31 करोड़ का पहला ही पॉइंट ए था, ए वाला आ गया आंसर 31। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अब इन्वेस्टिंग पर चलते हैं। इन्वेस्टिंग पूरा पढ़ा हमने। रेंट अर्न, इन्होंने रेंट अर्न करा था 5 रुपए का, लेकिन नीचे अक्रूड रेंट दिया। अक्रूड रेंट मतलब रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ड्यू हो गया बट हमने रिसीव नहीं किया। असेट है ये, ठीक है। अभी पैसे मिलने वाले हैं ना, असेट है ये हमारे लिए। साल के शुरू में तो कुछ नहीं था, लेकिन साल के एंड में कितना है? 1 रुपए है, ठीक है। जैसे अगर आप टी शेप अकाउंट बनाते हो, साल के एंड में कितना है? 1। शुरू में कुछ भी नहीं है, असेट का बैलेंस डेबिट होता है। पी एंड एल में कितना पहुंचाया आपने? पी एंड एल में गए 5 रुपए। पी एंड एल में ले जाने की एंट्री क्या होती है? ये इनकम है। इनकम को पी एंड एल में लेके जाओगे क्रेडिट में, तो रेंट डेबिट टू पी एंड एल, ठीक है। रेंट डेबिट टू एसपीएल 5 रुपए। तो इस बार इसका मतलब रिसीव कितना हुआ है? 5 में से 1 चले जाएंगे तो 4 रुपीज रिसीव हुए हमारे को, ठीक है। वही ओपनिंग एड क्लोजिंग माइनस, तो 4 रुपीज रिसीव हुए, ये इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अब और कोई खर्चा? और तो कुछ इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव तो कुछ दे नहीं रखा, ठीक है। कोई इनकम नहीं दे रखी। हाँ, लेकिन सी पॉइंट में कहता है फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹0.20 वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹0.01, ठीक है। 0.20 उसकी बुक वैल्यू थी, इतने के लॉस पर बेचा। तो इसका मतलब कितने का बेचा? 0.19 का बेचा, ठीक है। 0.19 पैसे आपके पास रिसीव होंगे, ठीक है। और एक मशीन 4 रुपए का लोन लेने के बाद एक मशीन खरीदी 5 रुपए की। मशीन खरीदना 5 रुपए की, कौन सी एक्टिविटी हुई? फाइनेंसिंग, ठीक है। अब इसका टोटल लगा लेते हैं, 4.19 - 5, तो ये आ गया -0.81। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -0.81, तो ये बी आंसर आएगा, -0.81। क्लियर हुआ? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना है। फाइनेंसिंग सबसे पहले ऊपर देखिए, इंटरेस्ट का खर्चा कितना था पी एंड एल में? 3 रुपए का, ठीक है। नीचे आपको कहा इंटरेस्ट पेड इन एडवांस। एडवांस में इंटरेस्ट पे कर रखा है। साल के शुरू में 1, साल के एंड में 0। तो अगर हम इसका टी शेप अकाउंट बनाकर देखें, इंटरेस्ट पेड इन एडवांस एक असेट होगा, ठीक है। जल्दी खर्चे देना असेट होता है। साल के शुरू में 1 है, साल के एंड में 0 है। इंटरेस्ट का खर्चा कितना बताया था? 3 रुपए पी एंड एल में गए। एंट्री क्या होगी? पी एंड एल डेबिट टू इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट तो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। कितने से? 3 रुपए से। तो पेमेंट कितनी करी आपने? 2 रुपए की,
₹2 की पेमेंट करी है, ₹2 इसमें क्या हो जाएंगे माइनस। समझ में आया? और कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी? हाँ, ये लोन लिया था ₹4 का, तो लोन लेना कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पैसा आएगा उसमें, तो ये निकल के आ गया 2, आंसर आ जाएगा ये 2। समझ में आया आप लोगों को ये? अच्छा, जिन लोगों को कंफ्यूजन रहती है, कभी आप कुछ ऐड कर रहे हो, कभी कुछ माइनस कर रहे हो, कभी ओपनिंग ऐड हो रहा है, कभी क्लोजिंग ऐड हो रहा है, ये डाउट आते हैं। देखिए इसको अब अगर आपको लॉजिक नहीं समझना, केवल एकदम जल्दी सी समझ में ये रटना है, तो देखिए क्या कर सकते हो आप, बिगिनिंग एंड, आउटस्टैंडिंग एडवांस, मैं आपको सिंपल वे में, और ये भी बात सही है कि अगर आपको लॉजिक समझ आ भी गया तो इतना टाइम थोड़ी ना कि आप वहां पर एनालाइज करते रहोगे। आपको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग वाले को तो ऐड करना है, किसमें? जो भी आप P&L से आइटम उठा रहे हो, P&L वाले में आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग और एडवांस एट एंड, इसको तो ऐड करना है। और ये दोनों जो हैं, आउटस्टैंडिंग एट एंड और एडवांस इन बिगिनिंग, इसको माइनस करना है। आउटस्टैंडिंग मतलब सब कुछ आउटस्टैंडिंग, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम हो। डेटर और क्रेडिटर भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है, इंक्लूडिंग डेटर क्रेडिटर। आउटस्टैंडिंग खर्चे हों, डेटर्स हो, क्रेडिटर्स हो, मतलब या तो पैसा देना बाकी है या पैसा लेना बाकी है, आउटस्टैंडिंग ही है वो। तो सब में क्या होगा, ये बिगिनिंग वाला आउटस्टैंडिंग ऐड होगा और एडवांस इन एट एंड, ये दोनों ऐड होंगे। क्या माइनस होगा? आउटस्टैंडिंग एट एंड माइनस होगा और एडवांस इन बिगिनिंग माइनस होगा। तो कहां पहुंचेंगे हम? तो हम पहुंच जाएंगे ऐसी वैल्यू पर जो पैसा या तो मिला है या पैसा दिया है। नहीं समझ में आया? फिर बताता हूं। देखिए, जैसे मैं आपको कहूं डेटर साल के शुरू में 100 थे, साल के एंड में 90 हैं, और हमने डेटर्स को इस बार ₹1000 की सेल करी। अब अगर आप लॉजिक से चलो, लॉजिक क्या कहता है, एक बार आराम से एनालाइज करें कि भाई साल के शुरू में ₹100 के मेरे डेटर थे, मैंने 1000 का और सामान बेच दिया, तो ₹1100 उनसे लेने बाकी हैं, बट अभी ₹90 अभी भी बाकी हैं। साल जब एंड हुआ तो ₹90 अभी भी बाकी थे, तो इसका मतलब हमें कितने मिल गए? तो हमें ₹1010 मिल गए। ये कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है, इसको ले जाइए आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। माना, क्या आप इतना कर देखोगे? सीधा आपको पता है ओपनिंग ऐड करना है और क्लोजिंग इसमें से माइनस करना है। तो अब मैंने यहां पर क्या लिख दिया, जैसे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, तो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना था? बिगिनिंग में था ₹100, एंड में कितना था? 90। तो देखिए 100 वाला तो ऐड होएगा 1000 में और ये 90 वाला माइनस होगा, क्योंकि इसमें आ रहा है ना 90, ये वाली फिगर। समझ में आई बात? और ये एडवांस के लिए जब प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह, क्योंकि इसमें क्या है ना, ये देखिए इंटरेस्ट पेड इन एडवांस, इसमें बदल गया। तो इसमें कई बार कहते हैं कभी आप ओपनिंग वाला ऐड करते हो, कभी आप क्लोजिंग वाला ऐड करते हो, समझ में नहीं आता हमारे को, तो अब समझ में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग और एडवांस मैं फिर से लिखकर दिखाऊं, अगर आप वहां पर थोड़ा अनटाइडी सा हो गया हो। बिगिनिंग, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये दोनों तो फिगर्स ऐड होती हैं P&L वाले में, और ये दोनों फिगर्स माइनस होती है P&L वाले में, जिससे हम कहां पहुंच जाते हैं कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ या कितना अमाउंट पे करा, यही कैश फ्लो के लिए हमें चाहिए होता है। समझ में आ गई बात? देखिए, हमने बहुत मेहनत करी है कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में, बहुत सारे क्वेश्चंस स्टडी मटेरियल के प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर के हैं या फिर MTP वगैरह से उठाकर करे हैं। सारे कंसेप्ट्स मैंने क्लियर कराने की कोशिश करी है। फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़े।